अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काशिफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 1993। स्टूडेंट, आज जो है हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 10th क्लास केमिस्ट्री जो है बायोकेमिस्ट्री इसका नाम है चैप्टर का। तो उस सबसे पहले उसमें हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनके इम्पोर्टेंट्स क्या है, यूजेस क्या है इनकी, और इनके केमिकल नेचर जो है वो क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें मिल सकती हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जिनमें लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन जो है वो शामिल होंगे। तो वन बाय वन जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री का जो है वो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर बायोकेमिस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली क्या है। कि बायोकेमिस्ट्री इज़ अ branch of chemistry that deal with the composition, structure and chemical reaction of macromolecule within a living system। लिविंग सिस्टम के अंदर जो ज़िंदा चीज़ें हैं, जैसे जिनमें प्लांट शामिल हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जो है इनकी कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस तरह बनते हैं, उनके केमिकल रिएक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इनकी कंप्लीट स्टडी को हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। लफ्ज़ बायोकेमिस्ट्री देखे वर्ड से पता चलता है, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब है रिएक्शन, यानी लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको स्टडी करना हमने। ठीक है, कौन कौन से केमिकल हैं जो इस लिविंग सिस्टम के अंदर जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, यानी कौन कौन से केमिकल मिलते हैं, मॉलिक्यूल मिलते हैं आपस में, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो डेफिनेशन इसकी सबसे पहले जो है वो क्लियर करता हूँ। डेफिनेशन जो है बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद chemical reaction, structure and composition of macromolecule within a living system is called biochemistry। बायोकेमिस्ट्री जो है ये हमने डेफिनेशन लिखी है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल विद इन अ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर जो है, लिविंग सिस्टम में शामिल होंगे प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन भी शामिल होंगे। ठीक है, वैसे साइंटिफिकली तो एनिमल, ह्यूमन जो है वो एनिमल में मौजूद है, तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट रखते हैं। प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन, इन तीनों के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। तो इस स्टडी को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज़म है। लिविंग सिस्टम बोल लें या फिर लिविंग ऑर्गेनिज़म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी जिंदा जानदार, जिनके अंदर ये केमिकल रिएक्शन जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। तो इस केमिस्ट्री की इस स्टडी को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के साथ इसमें मैक्रो लफ्ज़ वर्ड जो है ये
इस टर्म को भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज़ या मास जो है, बोलें जिनका मास जो है वो ज़्यादा होता है, जो लार्जर मास वेट में जो है, केमिकल वेट में जो है वो मौजूद होते हैं, उनको हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। इसी तरह माइक्रो होते हैं जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मास कम होता है, केमिकली जिनका मास जो है वो कम होता है, तो हम उसको माइक्रो का नाम देते हैं। और जिनका मास जो है वो ज़्यादा होता है, जैसे हम इसमें क्लासिफिकेशन जो है वो देखते हैं, मॉलिक्यूल with large molecular weight। तो इसमें जो है एग्जांपल जो है वो मेन इस पूरे यूनिट में जो है वो डिस्कस होंगी। कोई 4 से 5 इनमें एग्जांपलें आती है। मैक्रो मॉलिक्यूल में सबसे नंबर 1 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उसके साथ लिपिड्स होंगे, उसके साथ प्रोटीन होंगी, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड शामिल होना है, और साथ इसके विटामिन। ठीक है, ये वो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो हमारी पूरी लिविंग सिस्टम के अंदर, एनिमल में भी, प्लांट्स में भी और हमारे अंदर भी, ह्यूमन में भी एक ख़ास किस्म की स्पेसिफिक जो है वो रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी में। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो सिंपल जो है वो सिंपल शुगर जिनमें शामिल है, ग्लूकोज जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारी बॉडी में जो है वो बनते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह लिपिड्स जो है, लिपिड भी हमारी बॉडी में जो है वो एनर्जी का सोर्स है, लेकिन टफ़ टाइम में। ठीक है, नॉर्मली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन जब टफ़ कंडीशन हो, जैसे मतलब एक्सरसाइज आपने बहुत ज़्यादा कर ली हो तो आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी ना हो, लेकिन आपने एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा कर ली, तो उस टाइम जो है वो आपको लिपिड जो है वो एनर्जी एट द स्पॉट जो है वहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इसके साथ प्रोटीन जो है, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स में फ़र्क है कि लिपिड्स के अंदर डबल अमाउंट स्टोर होती है एनर्जी की एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसलिए ये एनर्जी का ज़्यादा सोर्स है। तो लेकिन ये सिंपल शुगर होती हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसलिए ये इनको तोड़ना आसान है, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हमें जल्दी मिल जाती है, जल्दी प्रोवाइड हो जाती है। उसके साथ प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो है ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ हम हमारे मसल डेवलप करते हैं, मसल की स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, मसल के साथ साथ हमारी बोन्स है, बॉडी की बोन्स, तो वो जो है स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसका मतलब प्रोटीन जो है ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ न्यूक्लिक एसिड मैक्रो मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड आर मॉलिक्यूल विच आर एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरे में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करती है। सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल है, अगर ये ना होंगे तो फिर ये भी नहीं होंगे। ठीक है, विटामिन जो है ये भी हमारी, कुछ विटामिन हमारी बॉडी में बनते हैं, कुछ जो है वो नहीं बनते, तो वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ जो है 1 बाय 1। अब जो है वो हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ के कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ जो है हम अब एक्सप्लेन स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की।
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो क्लियर करेंगे कि हम क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो डिस्कस करें, इसलिए हम केमिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स और सिंपली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। डेफिनेशन इधर मैं लिखता हूँ इसकी। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, लेकिन पॉली फॉर्म में, यानी पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद होने हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन जो है ये केमिकली हमने डिफाइन की है। केमिकली अगर इसको देखें, केमिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है इसको डिस्कस किया था। एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अगर कार्बन मौजूद होती है तो उसको हम कीटोन का नाम देते हैं। अगर एक एटलीस्ट वन जो है वो हाइड्रोजन सिंपल विदाउट कार्बन जो है, अगर सिंगल हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगी विद कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल, देन वी विल कॉल इट एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं ये लिखता हूँ कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन लगा, इधर कार्बन है, तो ये एल्डिहाइड होगा। अगर यहाँ पे कार्बोनाइल के दोनों तरफ जो है वो कार्बन आ जाए तो इसको हम नाम देते हैं कीटोन का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स दोनों तरह से हो सकते हैं, दोनों तरह से होंगे। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप एज एल्डिहाइड होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनमें कीटोन होगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनका फार्मूला देखें। जनरल फार्मूला इनका जो है वो CnH2O N पावर। ठीक है, तो ये इसका जनरल फार्मूला है CnH2O × N। तो यहाँ पे N जो है ये तादाद है कार्बन की, यहाँ पे N जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर होगा। तो इसको जो है वो हम ये इंक्रीज़ हो सकते हैं, कम भी, यानी 3 से स्टार्ट होंगे, 3 से ऑनवर्ड जो है वो जाएंगे। कम से कम सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 कार्बन वाला होता है। तो ये जनरल फार्मूला था। इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होते हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं, ये हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगी कि एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप, इनमें अगर बात करें, एक हो गया हाइड्रोक्सिल और दूसरा हो गया कार्बोनाइल, यानी नंबर 1 पे इसको हम लिखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा इसमें, जिसको OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो होगा कार्बोनाइल होगा, तो उसको C यहाँ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये 2 मेन जो है फंक्शन ग्रुप जो है वो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं, जो पॉली फॉर्म में आपस में अटैच होकर मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। तो इनकी प्रेपरेशन जो है वो हम देखते हैं कि प्रेपरेशन कैसे होती है, कि कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग सिस्टम के अंदर जो है वो किस तरह बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लिविंग सिस्टम में किस तरह बनते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल प्लांट जो है, प्लांट हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल होगी
प्रेपरेशन इसकी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स पौधों के अंदर जो है वो बनते हैं। डेली लाइफ में एग्जांपल मिलती है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस का एक केमिकल फिनोमिना जो है वो प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट होता है। केमिकल फिनोमिना फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि पौधे जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ करते हैं विद इन अ बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर। तो उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन जो है वो पज़ीर होते हैं, जिसके नतीजे में एज अ प्रोडक्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर, ग्लूकोज जो है वो फार्मेशन होती है। तो साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना जो है वो ये छोटी क्लासेस के अंदर हम जो है वो देखते आ रहे हैं। बच्चे आप जो है वो पढ़ते हैं इनको, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल फिनोमिना है जो डे टाइम एग्जिस्ट करता है, यानी दिन के टाइम जो है वो वकूफ़ पज़ीर होगा प्लांट्स के अंदर। और हमें ये भी पता है कि रात के वक्त जो है पौधों में ये फिनोमिना जो है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे हम दिन के टाइम रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, इसी तरह प्लांट्स जो है रात के टाइम जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। वो किस तरह के? दिन के टाइम जो है वो जो एनिमल की बात करते हैं हम अपनी, कि हम जो है ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन एज आ इनपुट जो है वो यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होते हैं। हमारी बॉडी से आउट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है वो निकालते हैं, खारिज करते हैं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दिन के टाइम पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और हमें एज अ प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसकी इक्वेशन में लिख देता हूँ पहले। प्रेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स by photosynthesis, by photosynthesis। ये एक बैलेंस इक्वेशन मैंने लिखी है जिसमें ये प्लांट्स के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है। इसको फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो मीन लाइट, यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है सनलाइट की मौजूदगी में। किस तरह के प्लांट्स के अंदर ये जो है, ये है तो वैसे बायो का एक टर्म है, बल्कि पूरा टॉपिक जो है उसमें डिटेल में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो है वो लिखा हुआ है कि प्लांट्स के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह बनती है। मैं थोड़ा सा स्केच आपको दे देता हूँ कि जैसे ये प्लांट्स हमारे पास होते हैं, तो इनके ऊपर लीफ लगे होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लीफ लगे हैं, फ़र्ज़ कर लें आप। तो यहाँ पे कहता है कि ये वाटर जो है ये यहाँ रूट से ऊपर की जानब यहाँ पे वाटर होता है ज़मीन में, जहाँ पे ये पौधे जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जड़ों से पानी जो है वो वाटर मालिक्यूल जो है वो ऊपर की जानब वास्कुलर बंडल के ज़रिए जो है वो जाता है, और इसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से, ये हवा में हर टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद होती है। ये लीफ जो है वो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम जो है वो जारी होती है स्टोमेटा के ज़रिए। तो किस तरह होता है कि जैसे ये एक हम इतने हिस्से की बात करते हैं कि इसके अंदर प्लांट्स के अंदर ये एक लीफ है, तो इस लीफ के अंदर जो है वो ये एक लीफ मैंने दिखाया है। इस लीफ की तहें होती हैं, जैसे बायो के अंदर हम पढ़ते हैं इनकी लेयर होती हैं, ऊपर अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस, दरमियान में ऊपर
क्यूटिकल की लेयर, उसमें दरमियान में मेसोफिल सेल जो है वो मौजूद होते हैं। इस तरह ये अपर एपिडर्मिस, ये क्यूटिकल की लेयर, यहाँ पे मेसोफिल सेल, इसी तरह लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पे जो है वो सेल मौजूद होते हैं। इस तरह बड़े बड़े साइज़ के सेल होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप होती है उनकी, ठीक है। तो इनके अंदर कहता है कि सनलाइट किस तरह है कि ये एक पूरा सेल है। सेल के अंदर आपको पता है कि सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनेलिज जो है, जैसे न्यूक्लियस है, गाल्जी बॉडीज़ है, लाइसोसोम, सब अदर बहुत सारी जो है वो ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। तो हम बात करेंगे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, यानी कि क्लोरोफिल मौजूद होना है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ऑर्गेनेली जो है वो मौजूद होती है, क्लोरोफिल। तो उसके अंदर जो है वो ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल फिनोमिना मौजूद होता है, यानी पाया जाता है फोटोसिस्टम के ज़रिए। तो ये वो सेल हैं मेसोफिल सेल, जिनके अंदर देखें कि ये सनलाइट ऊपर से पड़ती है, सनलाइट डायरेक्ट जो है इन लीव्स के ऊपर आती है। लीव्स के ऊपर ये सबसे ऊपर वाली लेयर को इस तरह क्रॉस करके ऊपर एपिडर्मिस, क्यूटिकल की लेयर, ये मेसोफिल सेल के अंदर आके बाकी सारी ऑर्गेनेलिज को क्रॉस करके सिर्फ क्लोरोफिल के ऊपर जो है वो आती है। तो इसके अंदर जो है क्लोरोफिल के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती हैं, जो आपस में चैनल बने हुए होते हैं उनके, ठीक है। तो लिक्विड मौजूद होता है उनमें, स्ट्रोमा। तो उनके अंदर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जाती है, सनलाइट भी वहाँ पे पेनिट्रेट करती है, अंदर तक जो है सेल के अंदर तक जाती है, और पौधों जड़ों से जो है वो वाटर ले रहे होते हैं ये वाला। और ये कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ इस ऑर्गेनेलिज, सिर्फ एक ऑर्गेनेलिज के अंदर जाके ये फॉर्मेशन हो रही होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स वो बनता है इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनती है तो वो सेल को प्रोवाइड की जाती है। तो ये जनरल सा एक कंसेप्ट था कि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह होती है। अब जो है वो हम इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर देखें तो आपकी बुक के ऊपर जो है वो 3 मेजर जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो एक्सप्लेन की है। नंबर 1 जो है वो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, इसी तरह पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो इसको जो है वो हम 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड की बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड की अगर देखें प्रॉपर्टी इनकी, तो ये सिंपल शुगर होते हैं। सिंपल शुगर होते हैं, पानी में जो है वो आसानी से हल हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ये ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और साथ में जो है डिहाइड्रेट यानी हाइड्रोलाइसिस, जब अगर पानी की मौजूदगी में इनको डिज़ोल्व किया जाए तो ये मोनोसैकेराइड नहीं बनाते। ये खुद एक एज अ मोनोसैकेराइड है। ये सिंपल शुगर हैं, सबसे छोटे यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो अगर पानी में डिज़ोल्व करें तो एटम जो है कार्बन या हाइड्रोजन जो है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनिट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में, हाइड्रोलाइसिस मीन
ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस देखते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल शुगर है, स्वीट इन टेस्ट है, मीठे होते हैं जायके में, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस देखें, हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में जो है वो डज नॉट डिकम्पोज इनटू फर्दर सब यूनिट। ठीक है, अगर कार्बन की बात करें तो इनमें 3 से 9 तक जो है वो कार्बन एटम की बात करें कार्बन एटम जो है वो 3 से 9 तक जो है वो मौजूद होते हैं। यानी कि मोनोसेक्राइड को हम इस तरह नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि जी इसके अंदर कितने सब यूनिट होते हैं, ये खुद एक यूनिट है, सिंपल शुगर है। तो मोनोसेक्राइड को जब डिकम्पोज किया जाता है तो सिंपल सब यूनिट जो है इनमें नहीं नज़र आते, यानी इसके भी छोटे यूनिट जो है इनसे नहीं बनते। तो कार्बन एटम की बिना के ऊपर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कितने कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है। स्टार्ट होता है 3 से, 3 वाले का नाम इसी तरह। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम है। 3 वाले का नाम होगा ट्राइयोज, 4 वाले का नाम होगा टेट्रोज, 5 वाले का नाम होगा पेंटोज, 6 वाले का नाम होगा हेक्सोज, इसी तरह से ऑन होगा तो हेप्टोज, ऑक्टोज भी होता है। तो आपकी बुक के ऊपर जो है 2 जो हैं वो हेक्सो, ट्राइयोज, ट्राइयोजिस, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। ये जो है इनमें सिर्फ आपकी बुक पे ये 2 जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं हेक्सोज। उसके मैं स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करता हूँ, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जो है ये हम इसके बाद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। मोनोसेक्राइड में 2 एग्जांपल आपको बताइए कि हेक्सोज की 2 एग्जांपलें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। हेक्सोज कहते हैं 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट्स। छः कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल यूनिट। तो इसमें 2 जो है वो एग्जांपलें आती हैं, ग्लूकोज की और एक फ्रुक्टोज की। इसको केमिकली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। यानी ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड ग्रुप के अलावा पेंटाहाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें मौजूद होने, और इसी तरह ये कीटोनिक ग्रुप के साथ जो है वो पेंटाहाइड्रोक्सी होगा। ये इसमें कीटोन फंक्शन ग्रुप होगा और इसमें एल्डिहाइड होगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और ये 6।
यहाँ पे ये जो है फंक्शनल ग्रुप जो है ये अल्डिहाइड है, ठीक है, ये वाला ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। तो ये 6 कार्बन वाला है। ग्लूकोज का फार्मूला दोनों का अगर लिखें C6H12O6 है। ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है, इसी तरह फ्रुक्टोज का भी यही फार्मूला है, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में यही फ़र्क होगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है ये अल्डिहाइड होगा और इसी तरह इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन होना है। यहाँ पे ये देखें कि ये जो है कार्बोनाइल की दोनों तरफ जो है वो यहाँ पे कार्बन मौजूद है। तो अब ये लिंकेज जो है ये कीटोनिक लिंकेज है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज के अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? कीटोनिक, ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोनिक, कीटोन। अब ये 6 कार्बन वाला है कीटोन है और ये 6 कार्बन वाला अल्डिहाइड है। तो इसको नाम जो है वो ग्लूकोज का देते हैं, इसको जो है वो फ्रुक्टोज का देते हैं। तो ये जो है वो मोनोसेक्राइड कंप्लीट हो गया। अब जो है वो ओलिगोसेक्राइड की बात करते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और आल्सो मैक्रो कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रो मालिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जिनमें सब यूनिट्स हैं वो 2 से 9 तक एग्जिस्ट होते हैं। आपकी बुक पे जो है वो लिटरेचर में जो आपके बताया गया है कि ओलिगोसेक्राइड के अंदर मैक्सिमम कार्बन की तादाद जो है वो सब यूनिट की तादाद जो है, सब यूनिट क्या होंगे यानी मोनोसेक्राइड, यानी का ओलिगोसेक्राइड को जब पानी में डिसोल्व किया जाता है तो ये मोनोसेक्राइड में चेंज होते हैं। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी एज अ मोनोसेक्राइड के यूनिट्स मौजूद होते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मोनोसेक्राइड के, ठीक है, यानी मोनोसेक्राइड आपस में अटैच होके ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। तो इनमें भी टाइप्स होती हैं, डाईसेक्राइड, ट्राईसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ठीक है। तो जैसे कि 2 सब यूनिट, 2 ग्लूकोज कम से कम आपस में 2 मिलें तो वो डाईसेक्राइड होगा। इसी तरह 3 मिलें ट्राई होगा, 4 मिलें टेट्रासेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड का मतलब है, यहाँ पे हम अगर इसकी प्रॉपर्टी में लिखें कि ऑन हाइड्रोलाइसिस ये 2 से 9 मोनोसेक्राइड्स है वो देते हैं। यानी जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो इसमें सब यूनिट्स है वो बनते हैं। ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कुछ भी हो सकता है, गलैक्टोज हो सकता है, तो ये जो है वो बनते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं और ये भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों ही होते हैं। रिड्यूस कर भी सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। और इसके साथ जो है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी जो ऊपर बात हमने लिखी है वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, यानी पानी में ये भी हल हो जाते हैं। तो इसके साथ जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो
डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, इसी तरह टेट्रासैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड का मतलब है ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसमें दो मोनोसैकेराइड शामिल होंगे। डाइसैकेराइड में जैसे एग्जांपल हम लेते हैं सुक्रोज की, सुक्रोज है, माल्टोज है और सुक्रोज माल्टोज, दो काफ़ी एग्जांपल हैं। इसी तरह ट्राइसैकेराइड्स हैं और टेट्रासैकेराइड हैं। तो इसमें जो है वो हम आपकी बुक के जो ऊपर डाइसैकेराइड सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है और मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो 10th क्लास का है, तो इसलिए इनकी एग्जांपलें जो है वो आपकी बुक पे नहीं है, तो वो डिस्कस फ़िलहाल नहीं करेंगे। तो सुक्रोज और माल्टोज और इनको डिस्कस करेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स है, इसमें सुक्रोज जो है वो देखते हैं। सुक्रोज जो है ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। डाइसैकेराइड्स हैं, तो जो आपको पता होगा स्टूडेंट, जो ये शुगर कैन होता है, गन्ना जो होता है, उसका जो लिक्विड जो एक्सट्रैक्ट होता है वो सुक्रोज होता है, यानी उसके एक्सट्रैक्ट में सुक्रोज एज आ कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं लिखता हूँ कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों जब आपस में मिलते हैं C6H12O6, तो इसके नतीजे में जो है वो बनता है सुक्रोज। ठीक है, इसका फार्मूला होता है C12H22O11 और साथ में वाटर बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो इसी तरह माल्टोज हो सकता है। अगर ग्लूकोज से मिले, इसी तरह माल्टोज होगा। ठीक है, सुक्रोज में ये दो सब यूनिट जो है वो डिफरेंट होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, जबकि माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और भी एग्जांपल है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, इनके कम्बिनेशन से ये भी मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड है, दोनों आपस में अटैच होकर डाइसैकेराइड बनाएंगे और ये बनेगा लैक्टोज। ठीक है, जैसे दूध और दही में ये एग्जिस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया, तो ये तीनों, ये एग्जाम्पलें मैंने लिखी, ये तीनों एग्जाम्पलें जो है वो ओलिगोसैकेराइड की हैं। ओलिगोसैकेराइड में किसकी है? डाइसैकेराइड, यानी दो सब यूनिट मिलके ये सुक्रोज बनाते हैं। अगर ये सुक्रोज को हम इसमें यही रिएक्शन रिवर्स करवाएं कि सुक्रोज के अंदर पानी डालें, तो ये दोनों सब यूनिट आपको ऑन हाइड्रोलाइसिस जो है वो एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। सुक्रोज के अंदर पानी डालें
तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। इसी तरह माल्टोज के अंदर जब वो वाटर डालें तो यहाँ पे जो है वो इनका फार्मूला सेम ही होता है 22O11, इसी तरह C12H22O11। तो माल्टोज के अंदर वाटर डालें तो ग्लूकोज के 2 यूनिट मिलेंगे आपको, और इसी तरह लैक्टोज के अंदर वाटर डालें तो आपको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एज अ प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे। तो ये थे ओलिगोसैकेराइड। अब लास्ट वन पे जो है वो पॉलीसैकेराइड रह गए, तो उसको हम देखते हैं। पॉलीसैकेराइड देखें वर्ड से पता चलता है ऐसे सैकेराइड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी फॉर्म जो है वो पाई जाती है। पॉलीसैकेराइड जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं लिखता हूँ कि इंट्रोडक्शन भी इसी में हो जाता है क्लियर कि पॉलीसैकेराइड जो है ये ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के जिनको जब पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा तो ये जो है वो हमें 10 से 1000 जो है वो तकरीबन मोनोसैकेराइड्स एज अ प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलेंगे। यानी अगर ये टूटेंगे तो हज़ारों में मोनोसैकेराइड जो है वो मिलते हैं, 100 तक भी हो सकते हैं, हज़ारों भी हो सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ डिपेंड करते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा ये जब वाटर में मतलब इनको डालते हैं तो कुछ तो मेन इसकी स्पेसिफिक बात ये थी कि ये वाटर में जो है वो सालुबल पहले तो नहीं होते, लेकिन हीट टेम्परेचर देने से, गर्म करने से जो है वो वाटर गर्म हॉट वाटर के अंदर जो है ये सालुबल होते हैं। तो इनकी भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, माइलोज और माइलोपेक्टिन। इसकी टाइप्स जो है वो हमारी आपकी 10th क्लास की बुक्स के ऊपर जो है वो 2 ही लिखी हुई हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि पॉलीसैकेराइड्स are those carbohydrates which give 10 to 100 subunit of monosaccharides on हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। यानी वाटर में डालने से ये हमें 100 तक यूनिट मोनोसैकेराइड के दे सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, ठीक है, इनका टेस्ट ये टेस्टलेस होते हैं। तो ये वाटर में भी, कोल्ड वाटर में तो हल नहीं होते, लेकिन हॉट वाटर में जो है वो हल हो जाते हैं। तो इसके साथ आपकी बुक पे सिर्फ एग्जांपल जो है वो लिखी है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपलें सिर्फ आपकी बुक पे फ़िलहाल तो यही डिस्कस की है कि पॉलीसैकेराइड होते क्या हैं और ये इनके सोर्सेज क्या हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इनकी इंपॉर्टेंस यानी फंक्शन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्ट जो है वो हमें एज एनर्जी का सोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे दिमाग में अक्सर हम एनर्जी की अमाउंट जो है वो रिक्वायर होती है, तो वो डायरेक्टली जो है वो हम लिपिड से नहीं ले सकते, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। 2 कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, दोनों को कंट्रोल करते हैं। डिपेंड करता है, हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम जो है कितनी अमाउंट में ग्लूकोज ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज है पहले कम है तो ग्लूकोज लेंगे तो ये हाइपोग्लाइसीमिया को मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो हम नहीं ले रहे, तो अगर हम एक्सरसाइज करें तो वो जो है वो यूज़ होके
बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, यानी उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, वो यूटिलाइज़ हो जाएगा कहीं पे। तो इसके साथ हमारी बाउल फंक्शनिंग को प्रॉपर जो है वो बैलेंस करते हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन ट्रैक है उसके अंदर बैक्टीरिया के लिए एज आ फूड जो है वो मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज हमने जो है वो लेक्चर डिस्कस किया इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो हमने डिस्कस किए थे, क्लासिफिकेशन डिस्कस की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।